हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपकी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस जीके। यूपी पुलिस जीके से साथियों टॉप 40 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। तो साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 41 होने वाला है। बाकी का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर साथियों एक खाकी वर्दी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों उसी के अंदर आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जाइए साथियों सभी प्रैक्टिस सेटों को एक लंग से रिवीजन कर डालिए। और साथियों ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे हैं तो देखना जरूर साथियों। चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं साथियों इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जैसा कि मैंने बता दिया। तो साथियों आपको 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाना है कि आप इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो सर जी ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल सार्वजनिक स्नानागार है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। इसमें दोनों सिरों तक जाने की सीढ़ियां भी लगी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया। तो साथियों इन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ में साथियों इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। सारनाथ भारत के ऐतिहासिक विरासत का एक उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया जाता है। इस स्थान को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म भी महत्व दिया गया है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है साथियों बताइए किसको कहा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये कहा गया है साथियों समुद्रगुप्त को। जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त को साथियों कविराज के नाम से जाना जाता है। चलिए और जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट से। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया है। समुद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है साथियों नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हुई। बताइए साथियों विठल भाई पटेल की, बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय की, यहाँ पर बुकटेश्वर दत्त की। तो जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की साथियों मृत्यु हुई थी। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा साथियों साइमन कमीशन 5 फरवरी 1920 को भारत आया। इसे बाइट्समैन कमीशन भी कहते हैं। साथियों नोट करना है आपको इसे बाइट्समैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1920 को लाहौर में कमीशन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको ध्यान रखना है साथियों कुछ पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। तो क्यों किए गए थे साथियों। तो ये किए गए थे आपके साइमन कमीशन की स्थितियों को पर विचार के लिए। क्या ऑप्शन सी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। गांधी जी की नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज को यह एहसास हुआ कि वह अब उनका शासन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया था। चलिए साथियों मैंने थोड़ा चेंज करके बोल दिया है। आप ध्यान से पढ़ लेना। आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण के लिए जाता है। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है।
ओडिसी, भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो साथियों छठे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो छठे का हो जाएगा कथकली। कथकली जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजरा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए साथियों, विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजरा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक बार से सभी भाई लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने साथियों विट्ठल स्वामी मंदिर का और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, बताइए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बताइए साथियों कौन सी है? लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, ब्यास नदी। आठवें प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जिन भाइयों का आया बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट पॉइंट आपका, लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट अना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में प्रभावित होते हुए कच्छ के रन में जाकर गिरती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? नागार्जुन सागर जो बांध था साथियों किस नदी पर हुआ, निर्माण हुआ था उसका? कृष्णा पर, चंबल पर, कोसी पर, सतलज पर। तो साथियों नवे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। क्या? कृष्णा नदी पर साथियों, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह बांध कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। साथियों नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो क्या होगा साथियों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर? तो जिन भाइयों का हिमालय आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही आंसर आया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला साथियों समुद्र तल से विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? तो साथियों यह की जाती है आपकी, यह की जाती है सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संदृष्टि मुख्यतः निर्भर होती है किस पर होती है साथियों? उपभोग के स्तर पर, कीमत स्थिरता पर, निवेश के स्तर पर, जनसंख्या की वृद्धि पर। तो 12 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो हो जाएगा निवेश के स्तर पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निवेश के स्तर पर साथियों आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? किस प्रणाली के अनुसार साथी नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक की बात हुई है। तो साथियों 13 का बताइए क्या होगा सही आंसर? तो सी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के जारी करता है साथियों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। बताइए देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से, यहाँ पर प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो क्या होगा साथियों सही आंसर 14 का? तो 14 का हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से इसको भागे दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति केवल उस किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो किसकी कहने पर साथियों कर सकते हैं बताइए? 15 का क्या होगा सही आंसर? तो कर सकते हैं साथियों संघ मंत्री परिषद के उद्घोषणा जारी करते ही साथियों यह आपात की स्थिति को घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो बताइए साथियों कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो साथियों टोटल आपके 3 हो जाएंगे, टोटल 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात,
की व्यवस्था की गई है साथियों, आपको ध्यान रखना है। जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रीय आपात होता है साथियों, आर्टिकल 365 के तहत होता है, और होता है साथियों आपका राष्ट्रपति शासन, तो ये साथियों आर्टिकल 356 के तहत होता है, 356 के तहत होता है साथियों। और होता है आपका वित्तीय आपात, तो ये आपका आर्टिकल 356 के तहत होता है साथियों। तीनों को नोट कर लेना, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है साथियों? कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है साथियों, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो कौन सी साथियों बताइए क्या होगा सही आंसर? 18 का सी, 18 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें संशोधन के द्वारा साथियों मूल अधिकारों को सूची में से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं साथियों बताइए? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिन भाइयों का है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल और कैरोटीन और टोकोफेरॉल साथियों ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन आपका, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है साथियों बताइए? एक बार से सभी क्वेश्चन, सभी लोग इसका सही आंसर बताएंगे साथियों। तो 20 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम कीट के लार्वा से, क्या रेशम कीट के लार्वा से साथियों रेशम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो क्या होगा साथियों सही आंसर? तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सभी लोग नोट कर लेंगे साथियों, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन ए जिन भाइयों का है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? हैकिंग, चैटिंग, स्पैम, स्किटिंग। क्या होगा साथियों? तो क्या होगा 22 का क्या होगा साथियों बताइए करेक्ट आंसर? तो साथियों ये हैकिंग कहलाती है। क्या हैकिंग कहलाती है? ऑप्शन ए जिन भाइयों का है हैकिंग बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसी नगर में स्थित है? तो साथियों कहां पर स्थित है ये? तो ये हो जाएगा साथियों आपका कानपुर। कहां पर? कानपुर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिन भाइयों का है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। तो साथियों मैंने ये क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी करवाया था, तो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? कल्प योजना संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? तो ये हो जाएगी प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से साथियों कल्प योजना संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बताइए साथियों कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बताइए 25 का क्या होगा सही आंसर? तो 25 का हो जाएगा कर्मा। कर्मा साथियों, ये कर्मा है ना साथियों, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना वर्ष 1977 में, वर्ष 1967 में, वर्ष 1969 में या फिर 1973 में? तो 26 का जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1977 में साथियों उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? 4, 3, 2, 5। तो 27 का जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 प्रकार की साथियों, 3 प्रकार की स्तरीय प्रणाली लागू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? साहस और समर्पण, सद्व्यवहार और सदाचार, ईमानदार व निष्पक्षता, उपयुक्त सभी। तो 28 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो जिन भाइयों ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे में आपको ऑप्शन डी ही लगाना चाहिए, क्योंकि साथियों तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही है। तो साथियों इसलिए ऑप्शन डी के साथ जाएगा आंसर। ऑप्शन डी जिन भाइयों का है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सवार पुलिस के सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? बताइए साथियों कौन से उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? 29 का क्या होगा सही आंसर? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी अधिकार सिखाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है
कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? अनुच्छेद 42 के तहत, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 40? तो 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा साथियों? तो अनुच्छेद 42 के तहत, अनुच्छेद 42 बिल्कुल सही आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है। बताइए साथियों, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह, अपघटक। तो 31 का जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोषण संबंध। पोषण संबंधी साथियों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? बताइए साथियों, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? 32 का जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिमालय, यानी कि हिमालय में आगमन से आवास साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिमालय में आगमन से आवास से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित 3 कथनों में से कौन से सही है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित 3 कथनों में से कौन सा बिल्कुल सही है? चलिए साथियों बताइए कौन सा सही है। पहला है आपका, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। बताइए साथियों कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे? बताइए, वो बताइए साथियों कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे एक बार से। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित साथियों बताइए। 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और साथियों 33 का क्या होगा सही आंसर बताइए। 33 का हो जाएगा साथियों, 33 का हो जाएगा एक तो पहला आपका सही हो जाएगा। पहला कौन सा है? यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका तीसरा, क्या फिर हो जाएगा आपका तीसरा, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है ऑप्शन 3 यानी कि 3 लगाइए यहाँ पर। फिर आपका चौथा है, यह कैंसर पैदा करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 1 3 4 साथियों ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए साथियों, विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। कहां पर? 1 मई को सर जी, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए साथियों कौन होंगे? 35 का बिल्कुल सही जवाब बताइए क्या होगा? तो 35 का जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बोरिया मजूमदार बिल्कुल सही आंसर दिया गया है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? बताइए साथियों, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 1978 में। कहां पर? 1978 ईस्वी में किया गया था। आपको ध्यान रखना है 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? देखो साथियों, बांग्लादेश की राजधानी इसमें सभी ऑप्शन में दी गई है। ऐसे में आप क्या करेंगे तो आपको उनकी मुद्रा याद होगी तो आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है तो यहाँ से देखिए ढाका चारों ऑप्शन में आपको नजर आ रही होगी, ढाका आपको चारों ऑप्शन में नजर आ रही है। लेकिन अगर आपको मुद्रा पता है तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अगर आपको इसकी मुद्रा पता होगी साथियों, टका होती है, तो बिल्कुल आप ऑप्शन सी पर जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन सी पर जाएंगे आप। ढाका की जो साथियों बांग्लादेश की राजधानी वो ढाका हो जाएगी और यहाँ की मुद्रा टका हो जाएगी, यानी कि 37 का सी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा है आपसे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। नोट कर लो से साथियों, डायरी में नोट कर लीजिए। 38 का साथियों, 38 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 38 का ए पुरुषोत्तम दास टंडन साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। आपको ध्यान रखना है पुरुषोत्तम दास टंडन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? साथियों ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए
और ध्यान से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। मैंने आपको ये क्वेश्चन कल वाली क्लास में करवा दिया है। और आज की क्लास में क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि साथियों आपकी याददाश्त देखना चाहता हूं कि इतनी तेज आपकी याददाश्त है। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। इसको साथियों डबल स्टार मार्क भी कर लीजिए। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो साथियों ये आपका तैराकी हो जाएगा। क्या तैराकी खेल से संबंधित है। अब नहीं भूलोगे, दूसरी बार रिपीट हो गया है, अब नहीं भूलेंगे। क्या अब नहीं भूलोगे, तैराकी खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। चलिए देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन भाई बता पाते हैं। चलिए बताइए साथियों इसका सही आंसर। ये भी मैंने आपको रिपीट करवा दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से आंसर को लगा सकते हो। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ बताइए साथियों कौन सा होगा। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए साथियों मैंने इसको साथियों वैसे कल वाली क्लास में करवा दिया था, लेकिन आपने क्लास पूरी नहीं देखी होगी, क्योंकि साथियों लास्ट में ही था ये क्वेश्चन, लास्ट में ही था। तो कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है साथियों आपका डीएनए। क्या डीएनए होता है साथियों, डीएनए। ऑप्शन ए में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तो साथियों आपने इस क्लास में 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया, 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। अब ईमानदारी से और बिल्कुल सच्चाई के साथ आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही किया है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है ना, तो उसका जितना भी स्कोर हुआ हो तो उसको एक बार से कमेंट में जरूर लिख देना। एक बार से साथियों कमेंट में जरूर लिख देना। इससे पता चलता है कि साथियों आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो आप किस तरीके से कर पाओगे साथियों। एक बार से ना आपका जो भी है ना साथियों, जो भी आपका मॉक टेस्ट नंबर आया है 3 से 4, 10, 20 जो भी आया है साथियों इसमें से, तो उसके जरूर लिख देना। और साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार से इसका भी फीडबैक कमेंट के अंदर जरूर लिख देना। और साथियों आज के क्वेश्चन कैसे लगे थोड़ा मैं साथियों समझ आता हूँ, क्योंकि साथियों आज थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, तो सॉरी साथियों। बाकी मैंने कोशिश की अच्छे से पढ़ने के लिए। चलिए तो साथियों बताना आज की क्लास और आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए साथियों तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।